नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज का वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ स्टार्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि अरे स्टार्स के बारे में बात हो रही है, तो एनईपी 2020 लिखने की क्या ज़रूरत है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने इन 2-3 चीज़ों को इसलिए यहाँ पर गिनवाया है ताकि आप ये जान पाएँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट कितनी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है और स्टार्स के बारे में जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एनईपी से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। हालाँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनईपी के बारे में अलग से मैं एक वीडियो बना कर के पूरे एनईपी को डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको ज़रूर वो वीडियो देखनी चाहिए। और साथ में एनईपी के साथ जोड़ते हुए स्टार्स को हम पढ़ेंगे और किस तरीके से स्टार्स क्या है, कहाँ पर लागू हुआ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, नीड है, इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन में किस तरीके से काम करती है, इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाएँगे। अपनी बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को ज़रूर 1.5x पे करके देखिए और साथ में हर बार की तरह जो पुराने वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो मैं डिस्कस करूँगी और साथ में आखिर में क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपके लिए रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर शुरू करने जा रही हूँ स्टार्स के बारे में। तो हम यहाँ पर क्या-क्या जानने वाले हैं, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। हम ये जानेंगे कि स्टार्स है क्या? व्हाट इज़ स्टार्स? इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एम क्या है? नीड क्या है? ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ आपको कि पुराने वीडियो में मैंने पीएम श्री स्कूल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था और पीएम श्री वाली वीडियो में मैंने यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा था। अब यहाँ पर पीएम श्री मैं डिस्कस नहीं करूँगी, हालाँकि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे क्या पूछा था? वो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था कंटीन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको ध्यान में होना चाहिए कि पुरानी वीडियो में मैंने सीसीई के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी अगर सीसीई को लेके कोई डाउट आपके मन में है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से इसको बताऊँगी। ये इम्पोर्टेंट है, इवैल्यूएशन से, कंटीन्यूअस लर्निंग से और कम्प्रिहेंशन लर्निंग से सवाल ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन है क्या? तो कंटीन्यूअस जो लगातार होती है, कॉम्प्रिहेंसिव जो कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। आपका मेंटल, आपका इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट्स कैसा है और इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन बताता है कि भई इतने दिनों से जो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन हम करते आ रहे हैं बच्चे का, उसका इवैल्यूएशन कितना ज़्यादा यहाँ पर बेहतर हो पाया है। इवैल्यूएशन में यहाँ पर बीच में रहता है सबसे ज़्यादा सीसीई की हम बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, फिर आते हैं यहाँ पर समेटिव असेसमेंट की। ठीक है, तो 3 तरीके से इवैल्यूएशन करने का यहाँ पर तरीका होता है। वैसे इनिशिएटिव इवैल्यूएशन भी होता है, लेकिन इनिशिएटिव से सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सवाल फॉर्मेटिव से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर आता है समेटिव से, फिर इन दोनों को जोड़ कर के सवाल कई बार पूछा जाता है। तो मैं चलूँगी सवाल के ऊपर, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सीसीई के, है ना? तो हमने ऑप्शन में पढ़ा था कि यह कई परीक्षण करके छात्रों का कार्यभार बढ़ाता है। तो एनईपी 2020 क्या कहती है कि हमें यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से काम करना है, ना कि लर्निंग जो है फुल करना है। तो काफ़ी हद तक आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही ए ऑप्शन यहाँ से डिलीट होगा, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी नकारात्मक पॉइंट है ये, तो ए को हम यहाँ से हटा देते हैं। ए ऑप्शन हट गया, यहाँ से ये वाला ए हट गया, बचा आपका बी और डी और यहाँ पर बी, सी और डी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों में बीडी कॉमन है, ये यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन हो गए, यहाँ पर भी कॉमन है। तो आपका यहाँ पर बी और डी कॉमन हो जाएगा, ये कंप्लीटली ठीक है। सी को एक बार देख लेते हैं। सी कह रहा है कि इवैल्यूएट करना है हर एस्पेक्ट को, तो इवैल्यूएशन किसको करना है? आपके मॉरल, एथिकल, फिज़िकल, आपका जो इंटेलेक्चुअल है, कॉग्निटिव है, एथिकल, वो मैंने कह दिया है। इसके अलावा साथ-साथ वो हर तरह के आयामों को यहाँ पर चेक करना है, जिससे कि बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती दिखेगी आपको। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सीसी के अंडर हमने मार्क्स को किसमें रिप्लेस कर दिया है? ग्रेड्स में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, ए है, ए प्लस है, बी प्लस है, सी प्लस है, डी है। यहाँ तक यहाँ पर जो ग्रेड से काउंट किए जाते हैं, ई भी ग्रेड यहाँ पर काउंट किया जाता है। यानी बच्चे को फेल नहीं करना है, तो बच्चा जो है सप्रेसिव फील नहीं करेगा, दबाव में आकर के पढ़ाई नहीं करेगा।
तो पढ़ाई उसके लिए क्या बन जाएगी, जॉयफुल बन जाएगी, जो कल हमने यहाँ पर पीएम श्री के स्कूलों में भी चर्चा की थी। रिड्यूस क्या करना है आपको, एग्जामिनेशन फोबिया, तो जब फेल होने का डर ही नहीं रहेगा आपके अंदर, तो एग्जामिनेशन फोबिया क्या है, एग्जामिनेशन फोबिया यहाँ पर सिर्फ एक पासिंग क्राइटेरिया है, जिससे कि हम ये जान पाते हैं सीसी के माध्यम से कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है और कितना वो सीख पाया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, और अगर ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं तो पीएम श्री वाली जो हमारी वीडियो है, जो हमने इससे पहले करवाई है, उसको ज़रूर जा करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि स्टार प्रोजेक्ट्स है क्या। जान लेते हैं सबसे पहले स्टार प्रोजेक्ट्स सवाल कहाँ से बनेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टार प्रोजेक्ट्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट्स है क्या, कैसे काम करते हैं। तो स्टार्स प्रोजेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर स्टैंड फॉर व्हाट, स्ट्रेंथनिंग, मतलब शक्तिशाली, शक्ति देना है, सपोर्ट देना है टीचिंग लर्निंग को, ठीक है, एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली जो स्टार्स है, चाहे हमने दीक्षा के बारे में पढ़ा, निष्ठा के बारे में पढ़ा, पीएम श्री के बारे में पढ़ा, हर एक स्कीम का, हर एक इनिशिएटिव जो सरकारी इनिशिएटिव्स हैं बच्चों के लिए या एजुकेशन के लिए, सबका एक ही आयाम है कि टीचर्स के थ्रू लर्निंग को और लर्निंग के थ्रू लर्नर्स को हमें क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाना है। उनका फिजिकल, उनका मेंटल, उनका एथिकल, उनका इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, जितना भी ज्यादा हम विकास कर पाए उसके ऊपर फोकस करने की बात कही जा रही है। तो स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग, किसको करना है यहाँ पर, टीचर और लर्निंग को, ताकि जो रिजल्ट्स हमारे निकल के सामने आ रहे हैं राज्यों में, यूटीज में या सेंट्रल लेवल के जो स्कूल हैं, उन पे हम काफी हद तक इम्प्रूवमेंट कर पाए। यानी स्टार्स क्या है, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं, किसमें, टीचिंग और लर्निंग के थ्रू स्टेट्स में, यूटीज में, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। इस एम का प्रोग्राम क्या है, इम्प्रूव करना है असेसमेंट सिस्टम को, किसमें, स्कूल में, और क्या करना है, इंश्योर करना है कि इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल मिले। यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि भैया ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव के ऊपर मैं अलग से लेक्चर भी लूंगी आपका। तो इंक्लूसिव, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। भाई स्टार्स कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर स्टार्स है, स्ट्रेंथनिंग करता है टीचर और लर्निंग के, और जो टीचर और लर्निंग के थ्रू जो लर्नर्स का रिजल्ट्स निकल करके सामने आता है। तो रिजल्ट्स ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक बच्चे का डिसाइड होगा। जाहिर सी बात है कि अगर पढ़ाई हर तरफ एक जैसी हो रही है, सब जगह पर एनसीईआरटी, सीबीएसई की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो सबका ही यहाँ पर इवैल्यूएशन, असेसमेंट जरूरी है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट्स के, आउटपुट के, असेसमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टीचर और लर्निंग को, लर्नर को भी साथ में इतना ज्यादा हम शक्तिशाली बना दें कि उनका जो रिजल्ट निकल के सामने आए वो काफी ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, और सीसी के बारे में जब बात की थी तो मैंने आपको बताया भी था कि आप जो टीचर है वो लर्नर को पूरे साल पढ़ा रहा है, सब कुछ समझा रहा है, लेकिन कभी उसका असेसमेंट नहीं कर रहा है ना उससे कभी प्लेबे मेथड का यूज कर रहा है, ना डिस्कवरी मेथड का, ना प्रोजेक्ट्स के थ्रू कभी सवाल पूछे, ना क्विज लिए, ना टेस्ट लिया। जैसे यहाँ पर हम जब कभी भी पढ़ते हैं तो आखिर में मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करती हूँ, और उससे पहले डिस्कस भी करती हूँ कि आज का सवाल क्या है, ताकि मैं ये असेस कर पाऊँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं, उनको कितना समझ में आ रहा है। असेसमेंट क्या है कि आपका बच्चे का ये जान पाना, माफ कीजिए टीचर का ये जान पाना कि बच्चे को जो पढ़ाया गया है उसको कितना समझ में आया है। फिर से वही एग्जांपल दूंगी कि कोई बच्चा यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, मैथ्स का कोई बच्चा है जो 10 में से 4 नंबर स्कोर कर रहा है, तो असेसमेंट के थ्रू कैसे होगी असेसमेंट, फॉर्मेटिव और किसके थ्रू, समेटिव, और किसके थ्रू, इनिशिएटिव, और कुल मिलाकर क्या होगा, सीसीई। तो सीसी से सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा फॉर्मेटिव से, ज्यादातर पूछा जाता है, एक आध सवाल समेटिव से आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो असेस करेंगे क्या, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ कि खेलता है कि नहीं, मेंटल ग्रोथ कितना शार्प है उसका माइंड, क्रिएटिव है कि नहीं, उसका एथिकल ग्रोथ, कहीं गाली गलौज तो नहीं करता है क्लास में, उसका कितना ज्यादा यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, कितना ज्यादा वो क्रिएटिव तरीके से माइंड सेट को यूज कर पा रहा है। और ये सारी चीजें कहाँ काम करती हैं, जब हम इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई जब हमने ये इंश्योर कर दिया कि शिक्षा सबको एक जैसी मिलेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो दिव्यांग है कक्षा में बैठा हुआ और उसके साथ बराबरी की शिक्षा की भेदभाव जो है की जा रही है, उसको पूर्ण तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, राइट। यानी स्टार प्रोजेक्ट फॉर टीचर लर्निंग, स्ट्रेंथनिंग करना, रिजल्ट्स के ऊपर काम करना,
और साथ में क्या इंप्रूव करना, असेसमेंट इंप्रूव करना, किसके लिए, ताकि हम शिक्षा सबके लिए सुनिश्चित कर पाए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि स्टार आपको समझ में आ गया होगा। कथन कारक से या करेक्टरिस्टिक से सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब स्टार प्रोजेक्ट है क्या? मेरे पीछे आपको यहाँ पर वर्ल्ड बैंक अप्रूवल्स नजर आएगा कि 500 मिलियन का यहाँ पर एजुकेशनल प्रोजेक्ट लागू किया गया है। तो है क्या, जान लेते हैं। जो स्टार प्रोजेक्ट्स को लागू करने का पूरा कॉस्ट आया है वो है 5,778। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पूरा का पूरा कॉस्ट आया है 5,718, माफ कीजिएगा, 5,718 मिलियन यहाँ पर कुल मिलाकर के कॉस्ट आया है। फाइनेंशियल सपोर्ट किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। कितने अमाउंट की? $500 मिलियन की यहाँ पर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बस जानकारी के लिए याद रखिए। प्रोजेक्ट किसने जो है अप्रूव करवाया है? यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाया है 24 जून 2020 को। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसके अंडर रह करके हम, यानी कि जो 5,000 माफ कीजिए, जो 500 मिलियन यानी $500 मिलियन का जो पूरा का पूरा पैसा हमारे पास आया है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैसे उसको खर्च करती है ना। तो जब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल लेवल पर जो भी काम किया जा रहा है वो स्टेट लेवल पर भी काम करेगा, यूटीज में भी काम करेगा, और सेंट्रल लेवल पर तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वहां पर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इन पैसे को किस तरीके से खर्च किया जा रहा है और उसका क्या आउटकम निकल के बाहर आ रहा है स्टार प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो हमारा एम क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समान उद्देश्यों पर काम करना है। यानी हमने फिर से जोड़ा किसको? स्टार्स को किसके साथ? एनईपी के साथ। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि स्टार प्रोजेक्ट्स एनईपी के माध्यम से काफी हद तक यहाँ पर समावेशी विकास के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, आपके जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, हर तरीके से फाउंडेशनल एजुकेशन के बारे में, जो आपका 5-3-3-3+4 का जो फॉर्मूला है उसके बारे में काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। सवाल यहाँ से बन सकता है कि कहाँ-कहाँ पर स्टार प्रोजेक्ट्स लागू हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र, एमपी, केरला एंड ओडिशा में यहाँ पर लागू हुआ है, जो आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है। केरला से एक सवाल यहाँ पर और बन सकता है, हालांकि पूछा जा सकता है आपसे, जीईआर की जो हम बात करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, कि सबसे ज्यादा जो है शिक्षा में एनरोलमेंट किसके ज्यादा होते, तो केरला यहाँ पर नंबर 1 में है, जहाँ पर लड़कियों को सबसे ज्यादा जो है जीईआर में सबसे ज्यादा आगे हैं, और सबसे अधिक लड़कियां यहाँ पर एनरोलमेंट करवाती हैं शिक्षा के माध्यम से। और सबको पता भी होना चाहिए कि लिटरेसी के माध्यम में, यानी कि साक्षरता के के अनुसार केरला जो है वो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अब मैं अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो HRM²KO के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हमने एम के बारे में डिस्कस की कि भाई ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका काम करना है, फोकस करना, स्ट्रेंथनिंग करने पे जो 6 स्टेट्स हैं हमारे। ठीक है, तो हमने अभी भी डिस्कस किया, हिमाचल है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा की बात अगर हम करते हैं, तो इन सभी के सभी राज्यों को हमें काफी हद तक शक्तिशाली बनाना है, जो हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। राइट, इन केस ऑफ एनी नेचुरल क्लेमिटी, अगर कोई डिजास्टर आता है तो जाहिर सी बात है कि इन सारे के सारे राज्यों के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है, ग्रोथ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बच्चों के, है ना। क्यों पड़ता है? डिजास्टर की बात क्यों यहाँ पर ही की जा रही है? क्योंकि आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश अभी वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, हाई अलर्ट चल रहे हैं, बहुत फ्लड की वजह से या फिर जो है नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से कितना नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र जो खुद यहाँ पर कोस्टल रीजन्स के आसपास बसा हुआ है, तो सुनामी, बारिश कितनी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करती है शिक्षा को। केरला और उड़ीसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा जो है, न सिर्फ एमपी की बात करो तो ट्राइबल एरियाज की वजह से बच्चे जो है कितने प्रभावित रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे केरला और उड़ीसा के जितने भी हमारे इलाके हैं, वो खुद कोस्टल रीजन्स के पास होने की वजह से शिक्षा हालांकि सबसे ज्यादा होती है, पर कितनी प्रभावित होती है उसको कवर अप करने के लिए स्टार प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पर चलाया है। राइट, एजुकेशन नीड्स फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन अनदर फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हमने क्या कहा? मैंने यहाँ पर उड़ीसा की बात की, मैंने यहाँ पर आपसे एमपी के बारे में बात की। तो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं हमारे,
वो सारे के सारे हमारे खास तौर पर जो हैं लोग जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश से अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। लड़कियाँ जो कि किसी न किसी कारणवश से या तो स्कूल बहुत दूर है या तो बराबरी का जो है कहीं न कहीं एक माहौल नहीं दिया जाता, जिसके चलते सबसे ज़्यादा यहाँ पर लड़कियाँ प्रभावित होती हैं और वो स्कूल नहीं जा पाती। तो स्टार प्रोजेक्ट्स में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लेकर के जो इकोनॉमिक सेक्शन से वीकर हैं या फिर जो एसटी-एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं या फिर जो ट्राइबल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, पिछड़े इलाकों से आते हैं, उनको और वो सारी की सारी लड़कियाँ जिनको की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है, पर किसी न किसी वजह से वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। तो उनको भी फ़ोकस किया गया है। आगे मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले में शिक्षा और अध्ययन तक पहुँच प्रदान करना और शिक्षा अधिकारों के अधिकारों को बनाए रखना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भई जो भी यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल है, उसके बाद स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर रीजनल है, फिर हमारी ग्राम पंचायत यानी गाँव है। तो वहाँ तक जो ऊपर से शिक्षा आ रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है ना? और शिक्षा क्या है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब यहाँ तक शिक्षा पहुँचेगी, तो इसमें काफ़ी देरी हो सकती है। अब यहाँ पर शिक्षा सुनिश्चित पहुँचे, क्वालिटी वाइज़ पहुँचे, मार्जिनलाइज़्ड ग्रुप से लेकर के उस प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का बराबर का मौका मिले जो कि इसको डिज़र्व करता है, उसका हकदार है, तो यहाँ तक ट्रांसपेरेंसी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना? तो ट्रांसपेरेंसी कैसे क्रिएट करेंगे? जब आप जुड़ जाएँगे आपस में, है ना? तो यूनियन जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स हैं यूनियन गवर्नमेंट में जितने भी हमारे सबसेक्शंस हैं, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, यूटीज़ है, रीजनल जो हमारे अलग-अलग स्टेट्स काउंट किए जाते हैं, रीजनल एरियाज़ हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ पर शिक्षा भी जो पहुँचानी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहेगी। सीखने और विकास के लिए पर्यावरण का उन्नयन बहुत आवश्यक है। हम एनईपी की भी बात करते रहेंगे बीच-बीच में क्योंकि एनईपी के ऊपर ही ये बेस्ड है। हम ये कह रहे हैं कि भई विकास के लिए पर्यावरण का जो उन्नयन है, बहुत आवश्यक है कि डेवलपमेंट बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पूर्ण विकास कैसे करेंगे आप? वो तभी हो पाएगा ना जब आप पूरी तरीके से बच्चे के यहाँ पर फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, तब तो उसकी ग्रोथ पूरी होगी और जब आप बच्चे को कैसे जोड़ देंगे? वर्तमान में चल रहे वर्तमान एग्ज़ाम्पल्स के साथ। जैसे मैंने हिमाचल की बात की तो मैंने क्या बताया कि आज के समय में, आज की डेट में हिमाचल की जो स्थिति है। केरला के बारे में बात की तो मैंने बताया कि भई जीईआर रेट सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। सबसे अधिक एनरोलमेंट लड़कियों का यहाँ पर शिक्षा के मामले में किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या स्कूल्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पर एमपी के बारे में बात की तो मैंने बताया कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को कैसे यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। तो जैसे-जैसे आप वर्तमान से हर एक चीज़ को जोड़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि हर तरीके से बच्चे का जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट एनरिच होता चला जाएगा, तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, राइट? सुनिश्चित क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगेन वही बात हो रही है समावेशी विकास की। इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है? कैसे काम करता है कि जब हमेशा मैंने बोला है कि सुनिश्चित कैसे करेंगे, पक्का कैसे करेंगे कि आपकी क्लास में बच्चों का बेहतर विकास हो रहा है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट्स जो हमने स्टार्स में पढ़ा। स्टार्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग क्या करना है? टीचर और लर्नर के जो है बॉन्ड्स को जो उनके अपने सहभागिता का जो विकास है उसको बॉन्ड्स को बेहतर बनाना है ताकि टीचर बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा पाए। ठीक है? वो कैसे सुनिश्चित होगा जब टीचर यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन देगा, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाएगा, एनवायरनमेंट के वर्तमान जो हमारे एग्ज़ाम्पल्स है उससे जोड़ देगा, उसको ये बताएगा कि तुम्हारे लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है, राइट? तो हमने ये भी जाना कि सुनिश्चित क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन को कैसे कर पाएँगे यहाँ पर अध्यापक वो तब कर पाएगा जब यहाँ पर टीचर जब ये जानेगा कि लर्नर का असेसमेंट कैसे करना है। तो कैसे कर रहे हैं आप असेसमेंट? क्विज़ के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, डिस्कवरी मेथड के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, सवाल पूछ करके, है ना? होमवर्क के माध्यम से। तो ऐसे आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि हर चौथे महीने में यूनिट टेस्ट के माध्यम से या क्विज़ेज़ के माध्यम से किया जा रहा है और समेटिव असेसमेंट के माध्यम से जो अंत में पूरे वर्ष में खत्म होते पूरा वर्ष जब खत्म हो रहा है, तब वहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं कि बच्चे का जो ग्रेड था वहाँ पर सी था, लेकिन समेटिव असेसमेंट होते-होते फाइनल एग्ज़ाम्स होते-होते बच्चा यहाँ पर बी प्लस में आकर के जो है एग्ज़िस्ट कर रहा है, राइट? जो एनईपी भी कहता है। आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टार प्रोजेक्ट में ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्टार प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पर टीचर लर्नर के स्ट्रेंथनिंग के बारे में बात की है। कोविड-19 का जो दौर था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा और
हेल्थ और लोगों का जीवन और हमारा वातावरण कैसे प्रभावित हुआ और आर्थिक व्यवस्था भी, कि हम उससे अभी भी उबर नहीं पाए हैं। इसको लेकर के अगर कोविड-19 महामारी की अगर बात की जाए तो कारणों से छात्रों को हुए नुकसान को देखते हुए लॉन्च किया गया, है ना? जैसे कि मैंने यहाँ पर हिमाचल का उदाहरण दिया, राजस्थान की बात की, एमपी की बात की, आपसे महाराष्ट्र की बात की, इसके साथ मैंने ओडिशा और यहाँ पर केरला के बारे में भी बात की, जो कि स्टार प्रोजेक्ट्स के अपने-अपने स्टेट्स हैं। तो आपने ये भी काफ़ी हद तक ध्यान में रखा होगा कि कोविड-19 के दौरान कंप्लीटली जो हमारी शिक्षा थी, वो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ी। यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी जो हमारा विकास है, वो भी ज़्यादा आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, परख की बात करूँ, ई-विद्या की बात करूँ, स्वयं और स्वयं प्रभा की बात करूँ, ठीक है? ये सारे जो हमारे अलग-अलग चैनलाइज़ेशन थे, जिसके माध्यम से हम जुड़ पा रहे थे। मनोदर्पण ने इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले किया, है ना? जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना कर के चर्चा भी कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिए उसको। तो यहाँ पर कंप्लीटली हमारा काम था कि कोविड के दौरान स्टार्स प्रोजेक्ट्स बना करके इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ-साथ, इन राज्यों के साथ-साथ हम प्रत्येक तरीके से न सिर्फ शिक्षा में यहाँ पर केवल टीचर का बल्कि स्टूडेंट का और साथ में परिजनों का और यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो जिस जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, उसका भी जो है निवारण और सुधार किया जा सके। आगे बात करेंगे एडवांटेज को लेकर के। हर एक चीज़ का देखिए फ़ायदा और नुकसान होता है। जब हम किसी भी स्कीम के बारे में बात करते हैं या किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो जितना वो व्यक्ति सफल है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी जो आदतें होती हैं, उसको बेहतर बनाता है। बिल्कुल वैसे स्टार प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, तो भई यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, है ना? तो फ़ायदे क्या-क्या हैं? इस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट होता है कि जो हमारा एज ग्रुप है 6 से लेकर के 17 साल तक का, है ना? यानी कि क्लास, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 17 यानी ऑलमोस्ट 12 क्लास तक के जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम एडवांटेज दे रहे हैं। कितना? 250 मिलियन, यानी अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 250 मिलियन छात्रों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है और कितने स्कूलों को? 1.5 मिलियन स्कूल्स को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, 10 मिलियन टीचर्स को फ़ायदा हो रहा है। यानी स्टार्स की वही बात, स्ट्रेंथनिंग क्या करना है टीचर और लर्निंग के और रिजल्ट्स को साथ में। लेकिन कैसे हो पाएगा? जब आप टीचर्स को भी यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करोगे, यहाँ पर शिक्षकों को और यहाँ पर छात्रों को और यहाँ पर स्कूलों को, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, कल जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, दीक्षा में भी डिस्कस किया हमने, यहाँ पर पीएम श्री में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से स्कूलों का इंफ्रा अच्छा हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, क्लासरूम हो, स्मार्ट बोर्ड्स हो, है ना? वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया उसके बहुत सारे लाभ भी हैं। तो सबसे पहला लाभ अगर हम देखें तो आप ये जान पा रहे होंगे कि मेंटेन क्या करना है, बैलेंस किसके बीच में, प्रॉपर एजुकेशन हो और जो स्कूलों के में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें बैलेंस जो है बनाना है। जैसे स्टार्स क्या कह रहा है? स्टार्स ये कह रहा है कि यहाँ पर टीचर और लर्निंग के जो रिलेशंस हैं, बॉन्ड्स हैं, उसको हमें बेहतर बनाना है। कैसे? स्कूलों के माध्यम से, जब स्कूलों में बेहतर इंफ्रा होगा, है ना? ढंग की लाइब्रेरी होगी, लेबोरेटरी होगी, स्टार प्रोजेक्ट्स होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, टीचर्स अच्छे होंगे तभी तो। और साथ में क्या हम ये भी कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट आपका लाइवलीनेस से भरा हो। यहाँ पर टीचर लर्नर को जो भी सिखा रहा है उसे वो सीख पाए और उसके ऊपर फोकस कर पाए। फिर हमने ये भी कहा कि दे विल नॉट जस्ट इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ अ लर्निंग कैंडिडेट्स। तो हमने ये भी जाना कि यहाँ पर हमारा आयाम केवल ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर यहाँ पर बच्चों को सुधारें कि 10 में से केवल 4 बच्चों के ऊपर ही हमारा फोकस है, नहीं। हमें ये सुनिश्चित करना काफ़ी आवश्यक है कि एक स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ लर्निंग सेट करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है ना? कि जैसे हमने एनईपी को अगर मैं जोड़ूँ इसके साथ, जो कहते हैं कि 5-3-3+4 का जो फ़ॉर्मूला है, जिसमें कि फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर काम किया गया है, केबीएस में भी बाल वाटिका के ऊपर काम किया गया है। इसका मतलब क्या है? कि हम यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज़ेशन सेट करना चाहते हैं कि भई जैसे स्टैंडर्डाइज़ेशन क्या है कि यहाँ पर जो टीचर है, उसको पढ़ाने के लिए अगर वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसका डीएलएड हो, बीटीसी हो या फिर उसका जेबीटी हो, यानी उसको ट्रेनिंग हो कि छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे है। 6 टू 8 तक का क्या स्टैंडर्डाइज़ेशन है यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट का, जहाँ पर हम ये सेट करते हैं कि टीचर जो है ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट बीएड हो और उसका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जो बच्चा है, क्या ये संभव है कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास में आकर के अभी भी यही कन्फ्यूज़्ड है, सोचने में कि 4 × 4 = कितना होता है? गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये है कि ऐसा स्टैंडर्ड हमें सेट करना है कि बच्चा किसी
क्लास में प्रमोट हो उससे पहले उस क्लास के बेसिक्स चीज़ों को जान जाए। जब उसको 2+2 और यहाँ पर 4+4 अगर पता होगा तो 3rd या 4th क्लास में जाने के बाद उसको टेबल सीखने में या मल्टीप्लिकेशन सीखने में या ऐड एंड माइनस सीखने में, कोई भी सब्सट्रैक्शन सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। हमने क्या कहा? बहुत इम्पोर्टेंट है। किसको ट्रेनिंग करेंगे स्टार प्रोजेक्ट्स में? टीचर्स को ट्रेनिंग करेंगे ताकि ये टीचर क्या कर पाए? असेस कर पाए। कैसे करेगा? मॉडर्न जो आपके फॉर्म्स हैं, जब यहाँ पर टीचर अगर पूर्ण तरीके से स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ाएगा, समझाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चा देख करके किसी काम को और सुन करके बेहतर तरीके से सीखता है। मैंने हमेशा वो एग्ज़ाम्पल दिया कि भई आप छोटे बच्चों को ग्लोब दिखा रहे हैं या मान लो कोई बच्चा है यहाँ पर 7 से 8 स्टैंडर्ड की अगर बात करें, तो आप बच्चे को रोज़ बता रहे हो कि बेटा कुतुब मीनार ऐसा होता है, देखो ताजमहल ऐसा दिखता है ना? हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि संभवतः नहीं है कि आप छोटे से राज्यों से उठ करके दिल्ली में जाकर के बच्चे को कुतुब मीनार, इंडिया गेट दिखाएँगे, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है। क्या है? स्मार्ट बोर्ड है, जिसके ऊपर आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ग्लोब का आकार ऐसा होता है ना? यहाँ पर देखो मून का आकार ऐसा होता है, जैसे चंद्रयान की अगर बात करें तो अभी-अभी हाल-फिलहाल में लॉन्च हुआ। उसकी अगर हम बात करें तो बच्चे क्यूरियसली उसके बीच में उसको लेकर के जानना चाहते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स को जोड़ना और उसके बारे में बात करना तभी यहाँ पर संभव हो पाएगा जब टीचर्स यहाँ पर ट्रेन्ड होंगे। आपको ध्यान में होगा कि जब मैंने दीक्षा के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर और उससे पहले निष्ठा के बारे में डिस्कस किया था, पीएम श्री में डिस्कस किया था कि और एनईपी 2020 में भी डिस्कस किया गया कि लर्नर के ऊपर तो फोकस है ही कि शिक्षा होलिस्टिक हो, उसकी जो डेवलपमेंट होलिस्टिक हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है? टीचर्स के ऊपर है, राइट? जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग को सुनिश्चित किया जा सके और उसको ये बताया जा सके कि किस तरीके से और किन-किन असेसमेंट्स को चूज़ करके बच्चे के विकास को बेहतर बनाया जा सकता है। आगे बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, माफ़ कीजिए स्टार्स की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को डिस्कस कैसे नहीं करें, ये संभवतः पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो स्टार्स प्रोजेक्ट्स हैं, है ना? कंप्लीटली किसके बारे में बात करता है? एक यहाँ पर लर्निंग आउटकम के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में बात करता है। जो ये कहता है कि भई जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उनका स्टार्स जो गुणवत्ता की बात करता है, शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, कहीं न कहीं पूरी तरीके से ये एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, ठीक है? और साथ में ह्यूमन कैपिटल डिमांड क्या है? मतलब ह्यूमन इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, पढ़ाई-लिखाई के मामले में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पर भी हम ये जानना चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन अपग्रेड करके ही हम लर्निंग का, एजुकेशन का और टीचर का स्टैंडर्डाइज़ेशन सेट करके ही हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं, राइट? तो कैसे संभव है? अल्टीमेटली प्रोड्यूस क्या करना है? बेटर यूथ को और यहाँ पर फ्यूचर को। एंड द प्रोजेक्ट विल आल्सो टारगेट व्हाट? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना? तो हमारा यहाँ पर स्टार प्रोजेक्ट्स का क्या गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम यहाँ पर बात करते हैं समावेशी विकास की, है ना? तो समावेशन कैसे हो पाएगा? जब हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चौथे गोल में डिस्कस किया है हमने कि भाई क्वालिटी एजुकेशन आवश्यक है। सवाल यहाँ से पूछ सकता है डायरेक्टली जोड़ करके स्टार्स के साथ। चैलेंजेस भी होंगे बहुत सारे अगर फ़ायदे हैं, क्वालिटी एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्टार्स के, है ना? तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ऑर्गेनाइज़ेशन के सामने? क्योंकि स्टार्स क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का एक अपना पूरा का पूरा यहाँ पर स्कीम है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है? अपॉइंट करना टाइम पर किसको? टीचर्स को। और फिल करना क्या है? वैकेंसीज़ को। और एंश्योर क्या करना है? पक्का क्या करना है? मोटिवेट करना है और किसको? कैपेबल बनाना है जो फैकल्टी हमने अपॉइंट की है ना? क्योंकि स्टार्स में सबसे ज़्यादा जो टी स्टैंड कर रहा है फॉर व्हॉम? द टीचर्स। आपके लर्नर कितने भी ज़्यादा जो हैं किसी भी बेहतर एनवायरनमेंट से क्यों नहीं आता हो, लेकिन अगर टीचर ढंग का अगर एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें लैग करेंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में भी यहाँ पर टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्डाइज़ेशन फिक्स होना चाहिए कि टीचर्स पढ़ा-लिखा हो। वैकेंसी जो फिल हो रही है, उसको समय पर फिल किया जा सके, पक्का किया जा सके कि किया जा सके कि यहाँ पर टीचर ढंग से पढ़ा रहा है। मोटिवेशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पर टीचर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना आवश्यक है ना? क्योंकि मोटिवेशन किसको अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। रोज़ आपके लेक्चर्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस रोज़ पढ़ाई जा सके। प्लान बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजी भी। जो कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं, तो डज़न्ट मीन कि 30 के 30 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं।
30 में से यहाँ पर 30 पर्सनैलिटीज़ आपके सामने हैं, साइकोलॉजी आपके सामने है, आपके सामने 30 ग्रोथ हैं, 30 डेवलपमेंट्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। जब आप ये तय कर पाएँ कि बच्चे का जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी रणनीतियाँ कैसे बनानी है, कि यहाँ पर हम 30 के जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी, जो एक्सीलेंट बच्चे हैं उनको भी और जो यहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी हम एक कैटेगरी में समावेशी विकास कर पाएँ, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लेकर जा पाएँ। हिंदी में पढ़ देती हूँ। फिर हमने ये भी जाना कि रुकावटों से बचने के लिए शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों का, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ऑडियो वीडियो एड्स की बात करें, इन प्रेजेंट इन्वायरमेंट से जोड़ने की बात करें, अखबारों की बात करें, अलग किताबों की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उचित उचित योजना बहुत आवश्यक है, प्रौद्योगिकी की अत्यधिक भागीदारी से बचना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप पढ़ पा रहे होंगे, एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सही नहीं है ना? जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा और आजकल तो ख़ैर 100 में से 70% घर ऐसे हैं जहाँ पर कि जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनका काम बिना फ़ोन के नहीं चलता है क्योंकि कहीं न कहीं कोविड के दौरान जो चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं, उनसे बाहर निकलने में काफ़ी वक़्त हमें लगेगा अभी, है ना? तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेहतर है, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरनाक भी है। तो ये काफ़ी आवश्यक है कि किताबों से अपना मोह नहीं त्यागना है, किताबों से जुड़ कर के उतना ही टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चों को जो है अग्रसर करना है, मोटिवेट करना है, भेजना है जितने की उनको आवश्यकता है। ठीक है, फिर हम ये भी जानेंगे कि अनदर इश्यू क्या है, तो धन का वितरण। जैसे कि हमने जाना कि भई $500 मिलियन का हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से कहीं न कहीं एक सहायता माँगी है जिसको लेकर के विश्व बैंक के धन हस्तांतरण को लेकर के नज़रअंदाज करने के निर्णय लेने की विकेंद्रीकरण को नज़रअंदाज कर दिया गया है। यानी काफ़ी हद तक आवश्यक है कि जो हमारा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी डेवलपमेंट के लिए हम जो है वर्ल्ड बैंक से सहायता ले रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि इग्नोर करना डिसेंट्रलाइज़ेशन को, यानी कि जो विकेंद्रीकरण है हमारा सेंटर से शुरू होकर के रूरल डेवलपमेंट तक की जो हम बात करते हैं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि भाई इतना तो हमने ले तो लिया है पर क्या इतना हम ग्रोथ कर पाएँगे? आपने ले लिया यहाँ पर 5,000 करोड़, है ना? और क्या उतना काम किया आपने? तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से लागू हो पाए, काम ढंग से हो पाए, उसके लिए बहुत हद तक आवश्यक है एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होता रहे, प्रोजेक्ट्स एंड टू एंश्योर क्या कर पाएँ कि ऐसे प्रोग्राम्स के साथ हम मिल पाएँ, उनको हम डिज़ायर जो है आउटकम की तरफ लेकर के जा पाएँ, जो हम चाहते हैं इन स्टार प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर हमने सारा जान लिया है, हमने ये जाना स्टार्स में कि भई स्टार्स है क्या? तो टीचर और लर्निंग का कंबाइन एक बॉन्ड है जिसको शेयर करते हैं आपस में। रिजल्ट्स के ऊपर काम करना, कैसे काम करेंगे? थ्रू द असेसमेंट। और इसको बेहतर बनाने के लिए हमने $500 मिलियन का यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से सहायता माँगी, वित्तीय सहायता। अब यहाँ पर हमारा कन्क्लूज़न क्या है? क्या निष्कर्ष हमने क्यों ऐसा किया? ताकि हम कहीं न कहीं यहाँ पर स्टार्स परियोजनाओं के माध्यम से बेहतर छात्रों को और उज्ज्वल नौकरियों को और भविष्य को बेहतर बना पाएँ। ठीक है? चाहे वो आपका सेंट्रल स्टेट हो, चाहे वो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो राज्य हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र हैं, चाहे वो आपके ज़िले हैं, हर जगह पर एक चेन क्रिएट कर पाएँ, विकेंद्रीकरण के तरीके से ताकि हम वहाँ पर अपनी स्टार्स की सारी संभावनाओं को बिखेर पाएँ और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर पाएँ। ठीक है? तो ये तो बात की हमने स्टार्स को, क्वेश्चन ऑफ द डे भी इम्पोर्टेंट है, असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है आपकी। तो सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा पेपर में, स्टार मार्क कर रही हूँ। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस की यहाँ पर बात की है, कह रहे हैं कि बहुविकल्पीय जो प्रकार के प्रश्न होते हैं उनमें से कौन सा कथन सही है, राइट ऑप्शन आपसे पूछा है। कि जो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसमें कि आपका स्टेटमेंट होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मेरे स्क्रीन के ऊपर जो सवाल है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही सवाल है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको चुनना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रू फॉल्स टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सही क्या गलत एक बार में। ऐसे लिखना होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है ना? सब्जेक्टिव होता है लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं जो सब्जेक्टिव भी होते हैं और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपको बताना है कि मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस कौन से होते हैं, कमेंट करके। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा जहाँ पर कि मैं देख पाऊँगी कितने बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, जिसको डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
पीडीएफ जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसका लिंक भी दिया हुआ है, और यूट्यूब के जाकर के पर जाकर के अब तक के जितने भी हम लेक्चर्स कवर करवा चुके हैं, ईएमआरएस को लेकर के, DSSS को लेकर के, उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बेहतर समझ को डेवलप कर सकते हैं। So this is all about the session everyone. I hope this session is completely helpful to everyone. जहाँ पर मैंने कोशिश की है काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में समझाने की। देखिए हो सकता है कि आपको ये लगे कि वीडियो थोड़ा स्लो है, मैं बहुत टाइम टेकिंग समझाती हूँ चीज़ों को, लेकिन यकीन मानिए कि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं न कहीं जो बातें कही जाती हैं और समझाई जाती हैं, कभी भी कंटेंट में से सवाल डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी समझ, आपका इंटरेक्शन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो डिस्कवरी माइंड है, वो कितना ग्रैब्स कर पा रहा है चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि फिर हम ये ब्लेम करते हैं बाद में कि सवाल कहाँ से पूछ लिए, एग्ज़ामिनर ने कहाँ से बना दिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम वीडियो लेक्चर्स को देखने की बजाय बहुत हद तक कोशिश करते हैं, पीडीएफ्स पढ़ने में बिलीव करते हैं। नोट्स कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, बट जो एक्सप्लेनेशन, जो एलैबोरेशन, जो लाइव एग्ज़ाम्पल्स आपको क्लासरूम में दिए जाते हैं, वो मुश्किल ही कहीं आपसे मिल पाएँगे। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन है यहाँ पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय से मिल पाए। और आगे भी हम इस तरीके के बेहतर कंटेंट्स के वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपकी तैयारी में एक बेहतर योगदान देने की। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कंटेंट के साथ।